एक तरीके से जो रोक नहीं हटाती है, तो गांधी जी जो है बारदोली से एक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जो है एक तरीके से जो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो जो है वो शुरू ही नहीं हो पाया, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1922 से लेके और 1930 तक 8 साल तक के लिए वो स्थगित हो गया था। तो यहाँ चूंकि अचानक आंदोलन जो स्थगित हुआ था, उससे जो राष्ट्रवादी थे उनके अंतर्गत एक निराशा की स्थिति थी। लेकिन क्योंकि जो राष्ट्रवादी थे उनको गांधी जी की जो रणनीति थी, आंदोलन की जो उनकी रणनीति थी, उस पर पूर्ण विश्वास था, उनको गांधी जी पर पूर्ण विश्वास था। और साथ में ही लेकिन जब आंदोलन स्थगित हो गया तो राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए, जो राष्ट्रीय लोगों को कैसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए, इसको लेकर एक कांग्रेस के अंतर्गत मतभेद की स्थिति थी। तो राष्ट्रवादी, ऐसे कुछ राष्ट्रवादी जिनमें जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे, उनका मानना था कि हमको जो 1919 के एक्ट के माध्यम से विधान परिषदों के चुनाव होने थे, विधान परिषदों में भाग लेना चाहिए और विधान परिषदों को जो है जो एक तरीके से राष्ट्रीय गतिविधि का केंद्र बनाना चाहिए। अगर इनकी जो वहां बहसें होंगी, जो बजट जो पास होगा उस पर बहसें होंगी, जो विधेयक जो कानून बनाया जाएगा उन पर बहसें होंगी, वो जो है अखबारों में जो है आएंगी, जिससे जनता में एक तरीके से राजनीतिक चेतना जो है जागृत होगी, जनता जो है राजनीतिक सवालों पर शिक्षित होगी। वहीं दूसरे जो कांग्रेस के दूसरे जो धड़ था, जिनमें हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजा गोपालाचारी और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का मानना था कि अगर हम जो है कांग्रेस के लोग अगर विधान परिषद में भाग लेते हैं तो जो गांधीवादी जो रचनात्मक कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न होगी, और जो लोग हैं कांग्रेस के जो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो जनता को अपने साथ राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं जोड़ पाएंगे। तो उनका मानना था कि हमें जनता के बीच जाके रचनात्मक कार्य करने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि चरखा काटना चाहिए, सूत काटना चाहिए, और हरिजनों के उत्थान के लिए, जो अछूत जनजातियां हो उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, शिक्षा के लिए हमको कार्य करना चाहिए, महिलाओं की स्थिति जो उस समय काफी खराब थी, महिलाओं के लिए हमको कार्य करना चाहिए, तो और जो शराबबंदी जो थी उसका उन्मूलन करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो गांधीवादी जो कार्य होते थे और जिनके माध्यम से लोगों को एक राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा जा सकता था और राष्ट्रीय आंदोलन के जो सामाजिक आधार है उसको बढ़ाया जा सकता था, वैसे कार्य करने चाहिए। तो साथ में मैंने ये भी अभी बताया कि चूंकि बारदोली में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की गांधी जी ने द्वारा बात कही गई थी, तो वहां पर जो है राजनीतिक गतिविधियां एक तरीके से जोरों पर थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वहां पहुंच गए थे। तो बाद में जो है 1928 में बारदोली जो सत्याग्रह होता है, वहां पर सरकार के द्वारा लगान बढ़ोतरी कर दी जाती है, और बाद में जो है वो जो है लगान द्वारा सरकार के द्वारा जो 30% की बढ़ोतरी की जाती है वो वापस जो है 6.03% पे सरकार द्वारा वापस ले ली जाती है। तो जो छात्र जो थे वो भी गांधी जी की जो नीतियां थी उससे काफी ज्यादा नाराज थे, और उन्होंने गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति थी उसमें एक तरीके से असंतोष व्यक्त किया। तो अगर हम जिसमें बात करें, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो है अन्य, अगर हम देखें तो ऐसे ही अन्य जो क्रांतिकारी हमारे थे उनके अंतर्गत जो है उनमें गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति थी उसको लेकर एक असंतोष था। तो उनके द्वारा जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को भगाने की, एक तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने की उनके द्वारा रणनीति बनाई गई। तो उनकी जो रणनीति थी बम और पिस्तौल की रणनीति थी, और इसके लिए उनके द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन जो मैंने बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में जो कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी जैसे नेता उसमें शामिल थे। तो उनके द्वारा जो है जो एक तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनको अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, और इसके लिए उनको द्वारा सरकारी कोष को लूटने की योजना बनाई गई। इसी क्रम में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह खां, रोशनलाल और राजेंद्र जो है लाहिरी जैसे जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी जाती है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो है सरकार 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा करती है, और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होता है। एक भी भारतीय का ना होना साइमन कमीशन के विरोध का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन चूंकि कांग्रेस जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, तो उसी दौरान
भारतीय जो सचिव थे लॉर्ड ब्रेकन हेड, उन्होंने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वो कौन साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो सभी भारतीय मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो जिसमें सभी भारतीय सहमत हो। तो इसी क्रम में जो है 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें जो भारत को अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई, साथ में एक तरीके से नागरिक अधिकारों की बात कही गई होती है, समाचार पत्रों पर एक तरीके से प्रतिबंध हटाने की बात कही होती है, और जो है मताधिकार को बढ़ाने की बात की जाती है, महिलाओं को जो है अधिकार देने की बात कही जाती है, भाषाओं के आधार पर प्रांतों को गठन करने की बात उसके अंतर्गत कही जाती है। लेकिन क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो है अन्य, अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग, सिख जो है सिखों के नेता थे, नॉन ब्राह्मण थे, कांग्रेस के सभी लोग उसके अंतर्गत सम्मिलित थे, लेकिन कांग्रेस जो मुस्लिम लीग थी उसका जो विरोध था, मुसलमानों को अधिक से अधिक सीटें उनके द्वारा विधान परिषदों में मांगी गई थी, जिसको लेकर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत किया। लेकिन क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो है एक तरीके से सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि भारत का जो दर्जा होगा वो अधिराज्य, वो कांग्रेस का विरोध करते हैं, और क्योंकि ये कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में अगर सरकार जो है 2 साल के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकार करेगी तो कांग्रेस जो है आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन नेहरू और जो है सुभाष चंद्र बोस के दबाव में जाकर जो है कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य जो है पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित करती है, और इसके लिए जो है अगर सरकार एक साल के अंदर इसको स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे इसमें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। जैसा कि मैंने बताया कि जो है लाहौर अधिवेशन जो है एक तरीके से 31 जो है दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पर हुआ था, जो कांग्रेस जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने झंडा फहराया और जो भारतीय जो तिरंगा था उसको फहराया, और पूर्ण स्वाधीनता दिवस के तौर पर 26 जनवरी 1930 को जब पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में उनके द्वारा मनाने का निश्चय किया गया। और साथ में ही जो है एक तरीके से अपनी जो मांग मनवाने की, जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय जो है कार्रवाई करने की यहाँ जो है बात कही गई। तो इसी क्रम में गांधी जी के द्वारा 31 जनवरी 1930 को अपनी जो है 11 सूत्रीय मांगे जो हैं वो रखी गई। 11 सूत्रीय मांगे उन्होंने अपनी जो पत्र था गांधी जी का यंग इंडिया जो पत्र था उसमें 11 सूत्रीय मांगे रखी गई, जिसे अगर बात करें मांगों की तो जो विशेष तौर पर जो मांगे थी वो आम लोगों से जुड़ी हुई मांगे थी, व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई मांगे थी, किसानों से जुड़ी हुई मांगे थी। क्योंकि अगर हम बात करें जो भारतीय तो उस समय जो लोग सबसे ज्यादा जो परेशान थे वो आम लोग परेशान थे, व्यापारी वर्ग की अपनी अलग समस्याएं थी, किसानों की अपनी अलग समस्याएं थी। तो गांधी जी के द्वारा जो अपनी 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई तो उसमें विशेष तौर पर जो मांगे थी, अगर हम बात करें आम लोगों के संबंध में, जो है सेना के व्यय में कटौती की जाए, जो सिविल सेवा थी उस समय भारत में सबसे महंगी सेवा ये मानी जाती थी, और जो अखिल भारतीय जो सिविल सेवा के जो अधिकारी जो होते थे उनको एक ऊंचा वेतन दिया जाता था, तो वो जो है भारतीय लोगों पर ही एक तरीके से बोझ था। साथ में गांधी जी की तरफ पूर्ण शराबबंदी की मांग की गई थी। ऐसे ही अगर हम बात करें किसानों के संबंध में, उनके द्वारा क्योंकि सरकार द्वारा नमक पर भी कर लगाया जाता था, तो नमक पर से कर हटाने के लिए और साथ में नमक पर जो सरकारी एकाधिकार था उसको समाप्त करने की इनको द्वारा मांग की गई, और भू राजस्व में भी कटौती की इनके द्वारा मांग की गई थी। तो अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए जो मांग की गई थी कि अभी तक जो सरकार जो बिना किसी शुल्क के विदेशी जो वस्तुएं थी, ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी वो भारत में आ जाती थी, उन पर एक उच्च शुल्क लगाने की मांग की गई, जिससे भारत में जो इस समय उद्योग धंधे जो है थोड़ा बहुत पनप रहे थे उनको संरक्षण मिल सके। साथ में भारतीय जो कपड़ा उद्योग जो है उसको संरक्षण देने की मांग की गई। तो मोटी मोटी ये जो मांगे हैं वो 11 जो सूत्रीय मांगे थी वो गांधी जी के द्वारा इनके समक्ष रखी गई, लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों के पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया, एक तरीके से कोई सकारात्मक उत्तर सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। तो 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक होती है, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो है निश्चय किया जाता है। तो यहाँ 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में जो बैठक होती है उसमें ये निर्णय किया जाता है कि क्योंकि सरकार जो है किसी भी तरीके से
कांग्रेस की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो उस पर एक सक्रिय दबाव बनाकर जो है मांगों को स्वीकार कराया जाए। तो यहाँ जो है गांधी जी के द्वारा, जो कि गांधी जी एक शुरू जो है 1930 की जो वर्ष था, उसके आरंभिक स्तर से ही नमक की बात उन्होंने करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नमक का जो मुद्दा था वो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अगर बात करें, क्योंकि हर भारतीय को इस मुद्दे ने जो है, आम जो नमक ने जो है हर भारतीय को प्रभावित किया, क्योंकि नमक पर एक तरीके से कर लगाना और नमक को जो बनाने का जो कार्य था वो सरकार के नियंत्रण में ही था, सरकार के एक अधिकार में ही था। कोई भी व्यक्ति या कोई भी अन्य जो निजी संस्थान जो थी वो नमक नहीं बना सकती। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने एक सर्वसाधारण जो जनता थी उसके मुद्दे को उठाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे उनको इस मुद्दे से जोड़ा जा सके। तो गांधी जी ने 12 मार्च को जो है 1930 को अपने 78 जो चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक जो यात्रा जो थी वो डांडी यात्रा, जिसको उन्होंने नवसारी जिला गुजरात के लिए उनके द्वारा प्रारंभ की गई। तो 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा डांडी पहुंचकर वहां जो है अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो ये जो है नमक कानून जो उनके द्वारा तोड़ा गया था, नमक जो सरकार अभी तक एक अधिकार था और नमक को अवैध रूप से बनाकर उनके द्वारा तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की उनके द्वारा शुरुआत कर दी गई थी। तो ये आंदोलन का जो विस्तार था वो अखिल भारतीय स्तर पर था। साथ में जो क्षेत्र हमारे जो भारत के ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तट से लगे हुए थे, वहां पर लोगों ने द्वारा समुद्र पर जो है समुद्र तट पर जाकर नमक बनाया, जैसे गांधी जी के द्वारा एक डांडी यात्रा की गई, उसी तरह के जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा भी इसी तरह की यात्राएं की गई। साथ में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो हमारा जो है कश्मीर से लेकर और जो है पंजाब और राजस्थान का जो सीमा क्षेत्र, जो उधर राजस्थान वाला उधर पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र लगा, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के नाम से जाना जाता था, जहां नमक बनाना आसान नहीं था। तो लेकिन लोगों के द्वारा अपनी अलग अलग तरीके से सरकार का जो है एक तरीके से असहयोग किया गया और कानूनों को तोड़ने का जो है प्रयास किया गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है मैं आपको कुछ बता देता हूं। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर की बात करें, तो यहाँ नागाओं और ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और यहाँ पर नागाओं के जो नेता थे वो यदुनाथ थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ पूर्ण असहयोग किया और करबंदी का उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को जियाल रंग आंदोलन कहा जाता है। बाद में जो यदुनाथ थे उनको सरकार के द्वारा जो एक हत्या के आरोप में फंसाकर उनको फांसी दे दी गई। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है इनकी बहन गैडिल्यू ने किया था, और चूंकि इन्होंने यहाँ पर जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था और सरकार के द्वारा इनको भी जो है एक लंबी सजा दी गई थी, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इनके कार्यों की जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा सराहना की गई और इनको रानी की उपाधि दी गई। तब से इनके नाम के आगे रानी जुड़ गया और उनको रानी गैडिल्यू जो है कहा जाने लगा। ऐसे ही अगर हम बात करें बम्बई का, जो कि बम्बई में केंद्र था धरसाना, यहाँ नमक मिलती, जहाँ पर नमक बनाया जाता था, वहाँ सरोजनी नायडू और इमाम साहब जो गांधी जी के दोस्त थे, साथ ही गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरसाना नामक जो नमक की मिल थी वहां पर आंदोलन किया था वहां पर। और एक तरीके से यहाँ पर आंदोलन करने के बाद सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भीषण जो है लाठी चार्ज किया गया, जिसमें जो अन्य लोग थे उनको काफी ज्यादा चोटें आई थी। और इस आंदोलन जो धरसाना में जो नमक आंदोलन जो हुआ था उसको अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने देखा था। ये एक अमेरिकी पत्रकार था और उसने ये कहा था कि उसने अपने जो है पत्रकारिता के जीवन में जो है एक तरीके से निहत्थे सत्याग्रह की गहराइयों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो अत्याचार हुआ, उसका वर्णन उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तो अगर जो बात करें बम्बई जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, वहां पर धरसाना केंद्र था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की बात करें, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वहां पर सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो उनका संगठन था, खुदाई खिदमत के नाम का उनका एक संगठन था, उसके तले उन्होंने जो है आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनके खान अब्दुल गफ्फार जो खान थे,
ये लोग जो है लाल रंग के कपड़े पहनते थे, लाल रंग का कुर्ता और कुर्ता धारण करते थे। इसी कारण इनका जो आंदोलन का नाम जो है लाल कुर्ती आंदोलन पड़ गया। यहाँ पर एक घटना जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई, वहां पर जो 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 एक तरीके से ईशान जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में जो आंदोलन को दबाने के लिए जो सिपाहियों की जो टुकड़ी जो है तैनात की गई थी, उसका जो नेता था चंद्र सिंह गढ़वाली था, उसने जो है आदेश मिलने के बावजूद भी जो है जो लोग जो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे उन पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये घटना जो है बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से ये दर्शाता है कि जो अभी तक जो सेना थी जिसने अंग्रेजों को भारत के एक तरीके से विजय करने में सहयोग किया था, उसके अंतर्गत उनमें भी जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है धीरे धीरे घर करने लग गई थी। अगर हम बाद में बात करें 1946 के दौरान नौसेना विद्रोह हुआ था, तो नौसेना विद्रोह भी यही दर्शाता है कि भारतीय सेना जो अभी तक जो है जिसने भारत को जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में रखने में सहयोग किया था, उसके अंतर्गत भी जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है एक तरीके से घर कर गई थी। तो यहाँ पर अगर देखें उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसे ही अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ राजा गोपालाचारी, के येलप्पन और के माधवन जैसे जो नेता थे, उन्होंने जो है तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में जाकर नमक बनाया और जो है नमक कानून का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। गांधी जी द्वारा यहाँ पर विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार की घोषणा की, उनके द्वारा कर ना अदा करने का भी आंदोलन चलाया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको कि ऐसे क्षेत्र जहां पर नमक बनाना जो है संभव नहीं था, तो वहां पर कर ना अदाई करने का आंदोलन जो है वो चलाया गया। जैसे पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर चौकीदारी के लिए कर लिया जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें किसी गांव का क्षेत्र था तो वहां पर चोरी जो है गांव में अगर चोरी ना हो या किसी इलाके में चोरी ना हो, तो वहां पर सरकार के द्वारा कुछ चौकीदारों या कुछ लोगों को जो है हथियारबंद लोगों को वहां नियुक्त किया जाता था। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, तो उसका जो है उसको जो वेतन देने का जो वेतन जो वहन किया जाता था, वो जो है वहीं के लोगों के द्वारा जो है वहन किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में गांव के लोगों के द्वारा जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी कर ना देने का आंदोलन चलाया गया। साथ में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र थे, जहां पर जनजातीय लोग रहते थे, उन्होंने जंगल नियमों के खिलाफ आंदोलन जो है उन्होंने चलाया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जंगल जो जनजातीय लोग थे वो जंगलों में रहते थे और अपनी आजीविका के जो उनके साधन थे, चाहे वो जो है लकड़ी हो या शहद हो या जो फल फूल जो है वो सब जंगलों से ही लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का जो है विस्तार होता गया और जंगल जो है और आदिवासी क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन आते गए और उनके द्वारा जो कानून जो है बनाए गए, तो उन कानूनों में ये प्रतिबंध भी लगा दिया था कि जो आदिवासी जो हैं वो जो है बिना सरकार की अनुमति के जो है कोई भी चीज जो है वो जंगलों से नहीं ले सकते हैं। तो जो आदिवासी लोग थे उन्होंने जो है जंगल के नियमों का उल्लंघन करके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। साथ में मई 1930 में अगर हम देखें कि क्योंकि एक तरफ आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जिसमें गांधी जी भी थे, उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और इधर मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। और रिपोर्ट पर जो विचार किया जाना था उसके लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। लेकिन कांग्रेस के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया। कांग्रेस के द्वारा केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। तो एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा है और इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन होता है, जिस पर जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उस पर विचार किया जाता है। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक होता है। इसका स्थान जो है सेंट जेम्स जो पैलेस है लंदन में। उद्घाटन इसका जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के महाराज थे उनके द्वारा किया गया। उसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने किया था। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी और कांग्रेस के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। तो क्योंकि इसमें अन्य कांग्रेस के अलावा अन्य जो भारत में राजनीतिक जो पार्टियां थी, जो लोग थे, जो अलग अलग जो अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके द्वारा इसमें भाग जो है लिया गया था। अगर हम बात करें जैसे हिंदू महासभा ने इसमें प्रतिभाग किया था, एम आर जयकर
थे, उन्होंने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने इसमें भाग लिया। सिख की अगर हम बात करें तो सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया। अगर दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया, और देशी रियासतों ने इसमें भाग लिया। तो यहाँ देशी रियासतों ने ये मांग करी कि अखिल भारतीय एक संघ की स्थापना की जाए, जिसमें जो देशी नरेश हैं वो भी जो है वो सम्मिलित होंगे। तो एक अनोखी मांग इनके द्वारा ये की गई कि जो ब्रिटिश सरकार है अब वह एक अखिल भारतीय संघ की जो है स्थापना करे, और उसमें देशी रियासतों के जो नरेश हैं वो भी सम्मिलित होंगे। तो इसी मांग के आधार पर 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। लेकिन वहां जो नियम जो बनाए गए थे वो कुछ ऐसे नियम थे कि उन नियमों के आधार पर जो है वो है जो देशी रियासतें थी उनका सम्मिलित होना संभव नहीं था। अतः जो अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना थी वो नहीं हो पाई। तो यहाँ पर चूंकि अखिल भारतीय सम्मेलन जो है यही जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, तो यहाँ पर जो मुस्लिम हर जो संप्रदाय के प्रतिनिधि आए थे, चाहे हम बात करें मुस्लिम प्रतिनिधि की बात करें, चाहे दलितों की बात करें या ईसाइयों की बात करें, तो सब ने अपनी अपनी मांगे जो है यहाँ रखी। मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे, जो मुस्लिम लीग थी, उसने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को जो है बनाए रखा। साथ में अम्बेडकर थी, उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। जैसे कि हमने बताया था कि 1909 का जो अधिनियम था उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 1919 का जो एक्ट था उसमें अतिरिक्त जो सिख हैं, एंग्लो इंडियन है, जैसे इनके लिए भी जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। लेकिन अभी तक दलितों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अम्बेडकर द्वारा जो है दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ मांग रखी गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो सम्मेलन जो ब्रिटिश सरकार जो अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो है प्रदेश में पूर्णतः सरकार और केंद्र में जो है द्वैध शासन पर सहमत हुई। क्योंकि जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी, इसमें हमने पढ़ा भी था कि साइमन कमीशन ने ये कहा था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन जो रखा गया है उसको समाप्त जो है कर दिया जाए और केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर इस सम्मेलन में इस मांग को स्वीकार कर लिया गया कि जो है अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, जैसा कि देशी रियासतों ने मांग करी थी, और प्रांत जो थे उनमें जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना की जाए। तो ये आंदोलन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये मोटी मोटी चीजों का जो है निर्धारण हुआ। क्योंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का मानना था कि वो अखिल भारतीय स्तर पर जो भारतीय जनता है उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है, और जो कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो जो गोलमेज सम्मेलन है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इरविन ने चूंकि कांग्रेस ने इसको मान्यता नहीं दी थी और कांग्रेस ने ये कह दिया था कि जो गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आगामी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है कांग्रेस जो है या कांग्रेस को रियायतें देने के लिए इरविन जो कि वायसराय थे, उन्होंने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। और तेज बहादुर सप्रू जो है हम ये कहें कि तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के सहयोग से गांधी जी और इरविन के मध्य जो है गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। तो जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें कुछ बातों को जो वायसराय थे इरविन उनके द्वारा स्वीकार किया गया और कुछ बातों को गांधी जी के द्वारा स्वीकार किया गया। तो पहली बात तो जो है इरविन ने ये स्वीकार करी कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। दूसरा, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते, क्योंकि सविनय आंदोलन था वो नमक को लेकर ही था, और क्योंकि भारतीयों को नमक बनाने की जो है स्वतंत्रता नहीं थी, तो इरविन को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय लोग जो हैं वो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। दूसरा, भारतीय लोग शराब
शराब का और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी जो है विदेशी वस्त्रों का, जो है गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में शराब का बहिष्कार और विदेशी वस्त्रों की दुकान, जो है विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो है सरकार ने ये माना कि भारतीय लोग जो है कानून की सीमा के भीतर जो शराब की दुकानें हैं और विदेशी वस्त्रों की जो दुकान है उनके बाहर जो है वो धरना दे सकते हैं। साथ में सरकार ने ये भी स्वीकार किया कि ऐसे लोग जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, सरकार उनको वापस लेने में उदारता दिखाएगी। साथ में लेकिन अगर हम बात करें जो पहली जो बात है, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा की आरोप है उन्हें छोड़कर जो है शेष को रिहा कर दिया जाए, इसके आधार पर गांधी जी की आलोचना भी की जाती है। क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है तीनों जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी जाती है। तो यहाँ पर गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी के द्वारा जो है जो कई क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचाने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन ये बात जो है ये वास्तविकता में सही नहीं है बात जो है, क्योंकि गांधी जी के द्वारा अपनी ओर से इन क्रांतिकारियों को छुड़ाने था, लेकिन जो वायसराय थी इरविन, उनके द्वारा इस मांग को जो है स्वीकार नहीं किया गया था। अब हम बात करें गांधी जी ने किन किन बातों को स्वीकार किया, या ये कहें कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी जो है किन बातों पर स्वीकार करने की तैयारी दी हुई। पहली बात तो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि आंदोलन जो है वो चल ही रहा था और ये 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी हो जाता है। तो यहाँ पर जी सर, अगर चाहते गांधी तो कह तो बात तो भी रख तो सकते थे उसके सामने, इरविन के सामने, क्योंकि समझौता ही तो चल रहा था ना, उन्होंने मांग रखी थी उन्होंने। मांग गांधी जी ने अपनी रखी थी और वो इरविन से व्यक्तिगत तौर पर जाके मिले भी थे कि जो हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो वायसराय थे उन्होंने जो है उनकी बात को नहीं माना था। ठीक है। तो पहली बात तो यही निर्धारित थी कि जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस जिसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरी बात ये कि कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। जैसे कि पहली जो है इरविन ने ये इस चीज को स्वीकार किया कि आप जो है धरना दे सकते हैं, चाहे शराब की दुकानों या विदेशी वस्त्रों की जो है दुकानों पे आप धरना दे सकते हैं, लेकिन आप जो है बहिष्कार नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस जो है विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। दूसरा, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए जो कांग्रेस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें काफी लोग घायल भी हो गए, लोग मारे भी गए थे, तो ऐसी स्थिति में जो गांधी जी हैं, जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो ज्यादतियां जो की गई हैं, उनके बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये गांधी और इरविन के बीच में जो है ये समझौता हो जाता है, और उसके जो समझौते के आधार पर जो है गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में लंदन में ही होता है ये, और सेंट जेम्स पैलेस में ही होता है, वहां पर गांधी जी जो है भाग लेते हैं। और उस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो वेलिंगटन होते हैं, और गांधी जी SS राजपूताना नामक एक जहाज होता है उससे इंग्लैंड जाते हैं। तो यहाँ गांधी जी जो है वो कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर जो है द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेते हैं। साथ में यहाँ अन्य नेता, अगर अन्य नेताओं की हम बात करें तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो सरोजिनी नायडू ने किया था, और सरोजिनी जो नायडू थी वो अपने साथ में जो है एनी बेसेंट थी उनको भी साथ में लेके गई थी। साथ में अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय जैसे नेता थे, उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया था। तो अगर हम बात करें जो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था, जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई वो संघीय ढांचे को लेकर थी, और दूसरी जो समस्या थी वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के संबंध में। क्योंकि हम अगर विशेष तौर पर देखें जो है नेहरू रिपोर्ट के बाद ही, और जो है जो जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांग थी उन पर लेके जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई थी, और वो मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक जो है रियायतें चाहती थी, सांप्रदायिक जो है
जो है सीटें जो है मुसलमानों की चाहती थी। ऐसी साथ में ही जो अन्य जो थे जो अन्य जो नेता थे, जैसे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर थे, उनके द्वारा जो अनुसूचित जातियों के लिए भी जो है प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल की मांग की गई। लेकिन गांधी जी के द्वारा जो है इस मांग का विरोध किया गया कि उन्होंने कहा वो हिंदू समाज का ही एक अभिन्न अंग है। अगर एक तरीके से, चूंकि देखा जाए कि भारत में जो एक तरीके से जाति प्रथा और जो छुआछूत तो थी वो एक तरीके से ऊपरी तौर पर विद्यमान है, लेकिन वास्तविकता में जो अनुसूचित जातियां हैं वो हिंदू समाज का ही अंग है। तो गांधी जी को द्वारा इस जो निर्वाचक मंडल की मांग थी उसका विरोध किया गया। यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना करने की बात कही गई। तो जो दो मांगे जो मैं बता रहा हूँ, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित करने की मांग जो की गई थी, वो आगामी 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें वो जो मांगे हैं उसमें दिखाई देती है। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा ये मांग की गई जी कि जो डोमिनियन स्टेटस है, जो औपनिवेशिक जो स्वराज्य की जो मांग हम लोग जो है शुरू से करते आ रहे हैं, वो सरकार को जो है तुरंत दे देना चाहिए। लेकिन जो है सरकार ने जो है औपनिवेशिक स्वराज जो है गांधी जी के द्वारा मांगा गया था उसको देने से मना कर दिया। तो एक तरीके से जो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सांप्रदायिक जो शक्तियां थी और यही कहें कि सांप्रदायिक आधार पर अपने लिए जो सीटों की व्यवस्था करने वाली जो शक्तियां थी, उनका यहाँ पर एक तरीके से बोलबाला था और गांधी जी को यहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे गांधी जी भारत में लौट के आए थे तो जो भीड़ थी, एक तरीके से गांधी जी ने जिसको संबोधित किया तो उसमें उन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट ये उन्होंने दिया था कि मैं खाली हाथ लौट के आया हूँ, परंतु मैंने अपने देश की जो इज्जत थी उस पर मैंने बट्टा नहीं लगने दिया है। तो यहाँ गांधी जी जो है एक तरीके से किसी भी जो चीज थी उसको लेकर वो राजी नहीं हुए। ऐसी स्थिति में चूंकि जो है ब्रिटिश जो सरकार थी वो जो है एक तरीके से हम देखें, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो सांप्रदायिक शक्तियां थी वो अपने लिए जो है अधिक से अधिक सीटों की मांग और रियायतों की मांग कर रही थी। और एक तरीके से भारत में जो ब्रिटिश जो शासक थे उनकी जो नीति थी बांटो और राज करो की नीति थी, उसी के तहत जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अपना जो है सांप्रदायिक निर्णय जो है वो प्रस्तुत किया, जो इन्होंने 17 अक्टूबर 1932 को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया था और जिनके सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना था। जैसा कि हमने आपको बताया था 1909 और 1919 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों और सिखों को तो अल्पसंख्यक मान लिया गया था, लेकिन जो सांप्रदायिक जो निर्णय था और जो कम्युनल अवार्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसके द्वारा दलित वर्गों को भी जो है एक तरीके से अल्पसंख्यक मानकर उनको भी जो है हिंदुओं से अलग कर दिया गया और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ जो है व्यवस्था कर दी गई थी। तो जैसा कि मैंने पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में बताया था कि अगर कोई सीट जो है मुसलमानों के लिए या सिखों के लिए या दलितों के लिए अगर रिजर्व की जाती, वहां उस सीट को आरक्षित अगर रखा जाता तो वहां पर सिर्फ जो है मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था और उसको जो है मुस्लिम जो है वही उसको वोट डाल सकते थे। कोई अन्य जाति का जो है उसको जो है या धर्म का व्यक्ति उसको वोट नहीं डाल सकता था। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि कैसे भी करके डिवाइड एंड रूल की जो अभी तक नीति अपनाई गई थी उसको अपनाया जाए और जो गांधीवादी जो आंदोलन जो चल रहा था इस समय भारत में जो है उसको उस आंदोलन को जो है एक तरीके से जो है तोड़ा जाए, उसको आंदोलन को समाप्त किया जाए। इसी जो है सांप्रदायिक जो निर्णय को लेकर, चूंकि ये निर्णय 1932 में दिया गया था, इस समय गांधी जी जो है पुणे की यरावदा जेल में बंद थे और गांधी जी ने इस घोषणा के विरुद्ध जो है, चूंकि वो शुरू से इस चीज का विरोध करते आ रहे थे कि जो अनुसूचित लोग हैं वो हिंदू से कहेंगे और हिंदुओं से उनको अलग नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इस विरोध में जो है जेल में ही अपना
अनशन प्रारंभ कर दिया। तो एक तरफ गांधी जी की जो है तबीयत जो है काफी खराब होती जा रही थी, दूसरी ओर राष्ट्रवादी जो नेता थे जिसमें मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजा गोपालाचारी के द्वारा वो गांधी जो है अम्बेडकर पर एक तरीके से ये कहें उनके द्वारा बातचीत प्रारंभ की गई और उन पर एक दबाव डाला गया कि वो गांधी जी ऐसे एक समझौता जो है कर लें। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में यहाँ जो है दोनों के बीच में पूना समझौता होता है, तो पूना पैक्ट बोला जाता है। तो अम्बेडकर ने जो है एक तरीके से यहाँ ये स्वीकार किया कि जो दलित वर्गों के लिए जो सरकार ने पृथक मंडल, निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई है उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो प्रांतीय विधान जो मंडल थे और जो केंद्रीय विधान मंडल थे उनमें दलित वर्गों के लिए जो सीटें जो आरक्षित की गई थी उनकी जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उनमें वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले मैं जो है कुछ घटनाओं का यहाँ जिक्र आपके लिए कर देता हूँ, तो जिससे थोड़ा एक असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि है कि असहयोग आंदोलन जो सविनय भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू करना पड़ा। और उस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ था। और ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसकी अंतिम लड़ाई थी एक तरीके से। तो यहाँ 1935 से ही बात करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 1935 का अधिनियम है, उसके अधिनियम के बाद मिलता है तो इस आधार पर जो है अनेक जो पार्टियों का गठन होता है और चुनाव होते हैं। तो कांग्रेस जो है वो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन चूंकि ये 1937 में जो है सरकार जो कांग्रेस जो है एक तरीके से अपनी सरकार बनाती हो और जो है सरकार जो है सरकार एक तरीके से वहां अपना कार्य प्रारंभ कर दी थी और 28 महीने तक के आसपास जो है कांग्रेस जो है अपनी सरकार वहां उन जो प्रांत थे उनमें चला पाती है। लेकिन 1939 में ही जो है यूरोप में हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो दौरान जब शुरुआत हो जाती है तो भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय, उन्होंने जो भारतीय विधान मंडलों की जो सहमति के बिना ही जो है भारत को जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें शामिल कर लेते हैं वो। तो एक तरीके से यहाँ पर 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू होता है उसमें लॉर्ड जो लिनलिथगो थे वो भारतीय विधान मंडलों की सहमति के बिना ये कहें कि हम कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लेते हैं, जिससे कांग्रेस में एक रोष की जो है स्थिति उत्पन्न होती है। तो कांग्रेस यहाँ पर एक तरीके से ये मांग करती है सरकार से। यहाँ पर कांग्रेस की 2 मांगे होती है। पहली मांग तो ये कि ये जो सरकार है जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रही है, पहले तो वो युद्ध के जो उद्देश्य हैं उसकी घोषणा करे कि वो युद्ध जो है किन उद्देश्यों के आधार पर वो युद्ध लड़ रही है। दूसरा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो भारत को स्वतंत्र कर दे। तो 2 मांगे कांग्रेस यहाँ रखती है। पहला तो ये कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो है युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करे। दूसरा, युद्ध के बाद जो है भारत को स्वतंत्र कर दे। लेकिन जो लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं वो कांग्रेस की जो मांग होती है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और इसके जो है एक तरीके से ये कहें कि जो कांग्रेस की जो मांग होती है, साथ में ये कांग्रेस ये भी मांग करती है कि अगर जो सरकार जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो एक तरीके से उसको सहयोग जो है कांग्रेस इस आधार पर दे सकती है कि केंद्र में जो है अंतरिम सरकार जो है की स्थापना कर दी जाए। मतलब जो सरकार है वो कांग्रेस के हाथ में रहे और जो है जो विदेशी जो मामले हैं और जो रक्षा का दायित्व है वो सरकार के हाथ में रहे। लेकिन जो है सरकार जो है एक तरीके से जो ब्रिटिश सरकार होती है वो कांग्रेस की जो मांगे होती हैं उनको स्वीकार नहीं करती है और जो है एक अगस्त प्रस्ताव जो आता है 8 अगस्त 1940
वो 8 अगस्त 1940 को जो है अपना एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। उसमें कांग्रेस की जो मांग होती है कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए, उसको जो है अस्वीकार कर देती है। उसके बाद में अगर हम देखें कि चूंकि गांधी जी का मानना ये था कि जो सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, वो जो एक तरीके से जो नाजीवाद और फांसीवाद, जो हम देखें अगर विचारधारा की हम बात करें, जो यूरोप में, जर्मनी में जो थी वो नाजी थी, इटली में जो फांसीवादी जो तो ऐसी स्थिति में हमें सरकारी जो स्थिति है उसको कमजोर नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से तो गांधी जी का ये मानना था कि हमें सरकार की स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको ये भी दिखाना चाहिए कि सरकार जो कांग्रेस है वो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रतीकात्मक तौर पर जो है कांग्रेस के द्वारा आंदोलन रखा गया, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया था। और ये जो है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, जिसमें जो पहले सत्याग्रही होते हैं वो आचार्य विनोबा भावे होते हैं और दूसरे सत्याग्रही जो उसमें होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है और इधर जो है सरकार पर एक तरीके से भारत को स्वतंत्र जो है करने के लिए एक तरीके से जो प्रेशर, जो विश्व के स्तर पर जो नेता थे विश्व के, उनकी तरफ से भी सरकार पर एक दबाव डाला जाता है। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए दोबारा जो है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और ये मिशन भी जो है एक तरीके से भारतीय जो कांग्रेस होती है और जो भारत सरकार होती है, जो ब्रिटिश भारत सरकार जो होती है, उनके बीच में एक तरीके से जो समझौता होता है वो सफल नहीं हो पाता, और इससे भी भारतीय जो थे उनके में भी एक रोष की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ में हम देखें जो द्वितीय विश्व युद्ध इस समय जो प्रारंभ होता है, उससे युद्ध के दौरान जो वस्तुओं की कमी हो जाती है और जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो लोग थे उनके अंतर्गत भी एक असंतोष की भावना यहाँ होती है। साथ में जो जापान था, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो वो सफलतापूर्वक जो है सिंगापुर, मलाया और अन्य जो बर्मा जैसे देशों पर उसने जो एक तरीके से धीरे धीरे वो कब्जा करता जा रहा था, उनको विजय करता जा रहा था, और युद्ध जो है भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच गया था। तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि जो है कलकत्ता पर भी कुछ बम गिराए गए। तो जो देश के लोग थे उनके अंदर एक भय का माहौल उनके अंदर जो है उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है कांग्रेस ने ये फैसला किया कि क्योंकि सरकार जो है कांग्रेस की मांग को मान नहीं रही है, तो सरकार जो कांग्रेस जो है एक जो भारत को जो स्वाधीनता के लिए जो है मांग बनवाने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक सक्रिय उपाय करेगी। इधर जापान का जो है प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा था और जापान जो है धीरे धीरे भारतीय सीमाओं तक पहुंच गया था एक तरीके से। तो यहाँ पर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी के द्वारा अपने एक जो पत्र था, या हरिजन, मैंने 2 पत्र जो है अभी तक दो चीजों के नाम बताए थे। एक तो यंग इंडिया के बारे में बताया था, वो भी गांधी जी का था, या हरिजन भी गांधी जी का है। तो हरिजन में उन्होंने, गांधी जी ने ये लिखा था कि अंग्रेज जो है भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ो। तो यहाँ पर कांग्रेस की पर भी गांधी जी के द्वारा एक तरीके से दबाव डाला गया कि वो जो है आंदोलन जो है एक तरीके से जो है सक्रिय आंदोलन छेड़े। तो इसी क्रम में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की एक कार्य समिति की बैठक होती है, और उसमें गांधी जी ने ये अपना एक विचार रखते हैं कि ये जो भारत में जो संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है, कि एक तरीके से जो संवैधानिक गतिरोध भारत में बना हुआ है वो तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज जो हैं वो भारत से चले जाएं। तो वर्धा में कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति होती है उसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है, और 7 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा यहाँ की जाती है। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को लिखा था महात्मा गांधी के द्वारा, और ये जो प्रस्ताव था वो अबुल कलाम आजाद के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा इस आंदोलन को, इस जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तावित किया गया, और नेहरू के द्वारा इसको एक तरीके से इसको जो है वो जो है पेश किया गया। तो यहाँ मैंने 3 चीजें आपको बताई थी कि पहली तो ये कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव लिखा गया था वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया, और
इस जो प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसका जो है वो समर्थन किया था वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। साथ में यहाँ अबुल कलाम जो आजाद थे उनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, लेकिन अबुल कलाम आजाद जो है वो प्रारंभिक स्तर पर असहयोग जो सविनय अभिज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो है असहयोग आंदोलन था उसका जो विरोध जो है सी.आर. दास ने किया था, लेकिन बाद में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो सी.आर. दास के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। तो ऐसी ही स्थिति जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी बनी थी, जब अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रारंभ में तो असहयोग आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था, लेकिन बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का जो इसका एक तरीके से इनके द्वारा समर्थन किया गया था। तो 8 अगस्त को कांग्रेस की दोबारा बैठक होती है, जिसमें जो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और गांधी जी द्वारा 8 जो अगस्त 1942 को ही गांधी जी के द्वारा अपना एक भाषण दिया जाता है। उसमें चूंकि ये गांधी जी का एक ऐतिहासिक भाषण होता है और उसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, और वो मंत्र था करो या मरो का। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जनता जो है देश की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे, हम अपनी गुलामी जो है उसको स्थायी बनाए जाना नहीं देख सकते हैं। तो जो करो या कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, लेकिन उन्होंने करो या मरो का नारा क्यों दिया? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो उन्होंने ये कहा कि करो या मरो का, उन्होंने ये नहीं कहा कि करो या मारो। तो करो या मरो का मतलब ये था कि या तो हम जो है भारत को जो है वो स्वतंत्र कराएंगे, और अगर हम भारत को स्वतंत्र नहीं कराते हैं तो भारत की जो है स्वतंत्र कराने के क्रम में जो है हम जो है अपने प्राणों की जो है आहुति दे देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन भारत की जो गुलामी है उसको स्थायी बनते हुए नहीं जो है देख सकते हैं। तो गांधी जी का जो करो या मरो के नारे का अर्थ जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यही था। साथ में गांधी जी के द्वारा अपने भाषण के दौरान जो है कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। तो ये जो दिशा निर्देश है उसमें जो है कांग्रेस जो है गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति जो है अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। साथ ही जो देसी जो राजा हैं, देसी जो रियासतें हैं, उनकी जनता जो है वो जो है उनके जो राजा हैं वो भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी मिलने तक इस पर अडिग रह सके। जैसा कि हमने देखा कि चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो या सभिज्ञ आंदोलन हो, उसमें छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब वो आजादी मिलने तक इस पर टिके रह सकें। साथ में उन्होंने किसानों को कहा कि वो ऐसे जमींदार जो सरकार के साथ सहयोग करते हैं उनको कर ना दे। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर सामान्य जो लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, भारतीय जो है जो छात्र थे, किसान थे, और साथ में जो देशी रियासतों के अंतर्गत जो जनता रहती थी उनके लिए व्यापक यहाँ उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। क्योंकि सरकार जो है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समय यूरोप में चल रहा था, तो सरकार किसी भी तरह के आंदोलन को, चाहे वो हिंसक हो या अहिंसक आंदोलन हो, उसको जो है एक तरीके से बर्दाश्त करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। तो सरकार के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको एक तरीके से दबाने के लिए तैयार बैठी थी। तो यहाँ पर 8 जो है अगस्त 1942 को जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन जो है समाप्त होता है, तो नेक्स्ट उसके दिन 19 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, 19 ऑपरेशन जो है जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आंदोलन था वो जो है दिशा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिशा जो है स्वतः स्फूर्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो जनता थी उसको कोई भी नेता, जो बड़ा नेता था कांग्रेस का, वो दिशा निर्देश देने के लिए होता ही नहीं है कि जनता को किस तरीके से जो है आंदोलन जो है आगे चलाना है। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो गिरफ्तारी से बच जाते हैं और भूमिगत रहकर आंदोलन चलाते। तो इन नेताओं में हम देखें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम था वो अरुणा असफ अली का था, सुचित्रा कृपलानी का था, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने इसमें कमान संभाली। तो यहाँ सुचित्रा कृपलानी जो है
बहुत महत्वपूर्ण नेता रही थी, जो जेबी आचार्य जेबी कृपलानी। जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी ये पत्नी थी सुचित्रा कृपलानी, बाद में जो है यूपी की जो है ये मुख्यमंत्री भी बनी। तो इन्होंने जो है उस दौरान जो है सब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भूमिगत आंदोलन को इनके द्वारा संचालित किया गया। साथ में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो का संचालन जो किया गया, उसमें उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, बाबू भाई जैसे नेता थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त रेडियो का जो संचालन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो उनमें उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया थे। साथ में अगर हम देखें, चूंकि जनता को यहाँ पर इस आंदोलन के दौरान कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिल रहे थे सरकार जो है जनता को, तो ऐसी स्थिति में इस आंदोलन में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वहां पर जो गांधीवादी जो नीति थी, अहिंसक आंदोलन की नीति थी, उससे इतर जो है इस आंदोलन में हिंसा के तत्व जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो जो मुख्य रूप से देखा जाए कि अभी तक जो थे उन आंदोलन की अगर तुलना करें तो इस आंदोलन में हिंसा का पुट ज्यादा था। तो ज्यादा तौर पर देखा जाए तो सरकारी जो थाने थे, पुलिस के थाने, उनको जो है उनमें आग लगा दी गई और जो रेल की पटरियां थी वो उखाड़ दी गई। एक तरीके से हम देखें, संचार के जितने भी साधन थे, चाहे वो रेलवे थी, रेल की पटरियां थी, और जो विद्युत के जो तार थे, टेलीफोन की लाइनें थी, टेलीग्राफी थी, तो हर तरीके यहाँ पर सरकार का जो है विरोध किया गया। और कुछ क्षेत्रों में तो जो है समानांतर सरकार की स्थापना कर ली गई। मतलब उस जगह पर सरकार का जो है नामो निशान मिट गया था, और जो जनता, भारतीय जनता थी, उन्होंने जो सरकारी इमारतें थी उन पर कब्जा कर लिया, और वहां पर जो ब्रिटेन का जो झंडा था, जिसको यूनियन जैक जिसको बोला जाता था, उसको उतारकर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो समानांतर जो सरकारें थी, मतलब ब्रिटिश सरकार के जो समानांतर भारतीय जो क्रांतिकारी थे या भारतीय जो लोग थे, उनके द्वारा जो सरकारें स्थापित की गई। सबसे पहली सरकार बलिया में चित्तू पांडे ने स्थापित की थी। उसके बाद बंगाल के मिदनापुर के तामलुक ये था क्षेत्र, वहां पर जातीय सरकार की स्थापना की गई जो 1944 तक चली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। साथ में सतारा में जो सबसे लंबी जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जो 1945 तक कार्य करती रही। इसके नेता वाईवी चावड़ थे। तो ये जो समानांतर जो सरकारें थी, उनके द्वारा गांधीवादी जो है जो एक तरीके से कार्य थे वो किए गए। इनके द्वारा विद्यालय खोले गए, न्यायदान मंडल की स्थापना की गई। मतलब जो गांव जो झगड़े होते थे वो इनके द्वारा निपटाए जाते थे। साथ में ही अपनी जो धन की कमी को पूरा करने के लिए इनके द्वारा जो बैंकों में जो है डकैती डाली गई, बैंकों को लूटा गया, और जो गरीब लोग थे उनमें जो है धन का बंटवारा किया गया। साथ में गांधीवादी विवाह कराए गए, जो एक तरीके से साधारण तरीके से जो विवाह होते थे, जिनमें कोई तड़क भड़क नहीं होती थी और किसी भी तरह का दहेज का या पैसे का लेन देन नहीं होता था, उस तरीके इनके द्वारा जो है विवाह कराए गए। साथ में इन लोगों ने अपनी कुछ सेनाएं भी बना ली, जैसे स्त्री सेनाएं भी बनाई थी, कुछ पुरुषों की सेनाएं भी बनाई थी। तो इनके द्वारा कुछ समय तक जो क्षेत्र थे, चाहे हम सतारा की बात करें या मिदनापुर की बात करें या बलिया की बात करें, तो वहां पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जो प्रभुत्व था उसको समाप्त करके भारतीय लोगों की सरकार जो है वहां पर इनके द्वारा स्थापित कर ली गई थी। तो हम देखें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक तरीके से जो है दिशा विहीन हो गया, क्योंकि कोई भी जो नेता, बड़े बड़े नेता थे, वो जो है इस आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। अब हम बात करते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो भारत छोड़ें, वो तत्काल जो है वो प्राप्त नहीं हो सका। दूसरा ये कि इसमें जो सरकार जो कांग्रेस जो गांधी जी की जो नीति थी, उनकी जो अहिंसावादी जो नीति थी, उससे इधर देखा जाए तो यहाँ पर हिंसा का जो तत्व था वो बहुत ज्यादा था। तो इस आधार पर इस आंदोलन की जो है आलोचना भी जो है वो की जाती है। तो एक टॉपिक अब आपका बच रहा है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति को अगर हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं, जो है क्लीमेंट एटली की जो घोषणा थी उसके हम देखें कि 20 फरवरी 1947 को
जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री की जो क्लीमेंट एटली थे, उनके द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई कि अंग्रेज जो है जून 1948 से पहले भारतीयों को जो है वो सत्ता सौंप देंगे, और भारत में जो है अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के तौर पर लॉर्ड माउंट बेटन थे, उनको भारत जो है भेजा जाएगा उनको, और उनके द्वारा ही जो है एक तरीके से सत्ता हस्तांतरण की जो है बात की जाएगी। तो भारत जो है माउंट बेटन जो है वो भारत में आते हैं, और 3 जून वो जो है माउंट बेटन जो है भारत के जो नेता थे, जिनमें हम बात करें कांग्रेस के जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू रहे हों या वल्लभ भाई पटेल रहे हों, गांधी जी रहे हों, साथ में मुस्लिम लीग की जो नेता थे जिनमें मौलाना आजाद थे, और मौलाना आजाद तो कांग्रेस की तरफ से थे। अगर हम बात करें जो है मुस्लिम लीग की तरफ से बात करें तो जिसमें जो है लियाकत अली खान जो थे, और जो है मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं से बात करी, और उसके बाद वो जो है एक तरीके से माउंटबेटन इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत का जो बंटवारा है एक तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता है। तो उन्होंने अपनी 3 जून योजना जो है प्रस्तुत की, जिसके आधार पर भारत का जो है विभाजन हुआ। तो कभी कभी ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना क्या थी जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। इस योजना के आधार पर ही जो है भारत का विभाजन हुआ था। तो उन्होंने अपनी योजना जो है प्रस्तुत की, इसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से कर भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, और उसी के आधार पर माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश संसद जो है ये योजना एक तरीके से स्वीकार कर ली गई, और बाद में जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन जो संसद थी उसके समक्ष में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है प्रस्तुत किया गया, और इसे 18 जुलाई 1947 को जो है विधेयक को पास कर दिया गया। इस विधेयक के आधार पर ही जो है एक तरीके से 2 डोमिनियन जो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, और जिनको पूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता जो है सौंप दी जाएगी। और 14 अगस्त को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का, और 15 अगस्त को भारत की जो है स्थापना हुई। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसके गवर्नर जनरल बने थे, और लियाकत अली खान जो है इसके प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, भारत की बात करें, चूंकि जो है नेहरू के द्वारा जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनसे ये अनुरोध किया गया था कि वो भारत के जो है गवर्नर जनरल बने रहें स्वतंत्रता तक जो है जो है माउंटबेटन के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया। तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक तरीके से जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त किए गए, और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक तरीके से जो है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जो है उन्होंने जो है अंतरिम सरकार जो थी उसमें उनको द्वारा शपथ ली गई। तो भारत का जो है वो एक तरीके से विभाजन यहाँ पर हो गया। तो एक तरीके से हम देखें जो आधुनिक भारत का जो इतिहास का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिलेबस था वो आपका कंप्लीट हो गया है। और कुछ चीजें जो एक टॉपिक और है आपके सिलेबस में, जिसमें कुछ हमारे जो राष्ट्रीयवादी जो नेता हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं उनके बारे में, जो विशेष तौर पर अगर हम बात करें गांधी जी जो है उनके बारे में है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, और जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो 5 या 6 ये नेता हैं जिनके बारे में आपको जो है आपके सिलेबस में है। तो इनके लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और आपके पास अगर कोई बुक हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। यहाँ हमको जो राष्ट्रवादी हमारे जो नेता हैं उनकी हमको विचारधाराएं पढ़नी है। जैसे अगर हम गांधी जी की विचारधारा की बात करें तो विशेष तौर पर गांधी जी की जो विचारधारा थी वो सत्य और अहिंसा को लेकर उनके विचार क्या थे, सत्य को लेकर उनके विचार क्या था, अहिंसा को लेकर उनके विचार क्या थे, सत्याग्रह जो था उसके प्रति उनके विचार क्या थे। ऐसे ही अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है उनके विचार क्या थे, विशेष तौर पर उनके विचार जो थे वो समाजवाद की ओर ज्यादातर झुके हुए थे। तो उनके समाजवादी विचारधारा उनकी क्या थी, और भारत की स्वतंत्र भारत जब हो गया तो उसके बाद में तो भारत की जो विदेश नीति थी उसमें उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, हम गुटनिरपेक्षता की बात करें या पंचशील जो सिद्धांत है उसकी बात करें। ऐसी सरदार पटेल की जो भूमिका थी विशेष तौर पर भारत की एकीकरण में, जो देशी रियासतें थी
उनकी एकीकरण में उनकी क्या भूमिका रही, उसको हमको जानना है। अगर सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें तो उन्होंने कैसे जो सेना का जो गठन किया गया था उनके द्वारा, आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया, उसमें उनकी विशेष तौर पर क्या भूमिका थी। तो ये चीजें आपको पढ़नी है और विशेष तौर पर यही चीजें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो है विशेष तौर पर पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस जो है जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का जो है टॉपिक वो खत्म हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपके जो पॉलिटी के कुछ टॉपिक हैं जिसमें विशेष तौर पर एकदम पीडीएस की बात करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और कुछ योजनाएं जैसे मिड डे मील जैसी योजनाएं हो गई, तो इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इस संबंध में आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। सर। हाँ जी सर, जो गांधी जी थे वो जातिवाद थे? जी, जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, वो जातिवाद थे? नहीं जातिवाद तो नहीं थे, किसने कहा? नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि कुछ अल्पसंख्यकों के लिए टॉपिक, क्योंकि भारतीय जो सेना थी उसको तो उसने तो भाग लिया ही था।